ये दोनों मुख्यमंत्री ईडी के रडार पर हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 3 बार सम्मन भेजा है और हेमंत सोरेन को 7 बार बुलावा भेजा है, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री ईडी के सवालों का सामना करने के लिए कतई तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ से लगातार कन्नी काट रहे हैं। सवालों का सामना करने की बजाय उल्टे ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन, जिनसे जमीन घोटाले में ईडी पूछताछ करना चाहती है, वो हर बार एक बड़ा विक्टिम कार्ड लेकर आ ही जाते हैं। सवाल है कि अगर सब कुछ पाक साफ है, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, तो ये नेता डंके की चोट पर ईडी के सवालों का सामना क्यों नहीं करते? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ईडी ने बुलाया है, गठबंधन घबराया है, और आज हम आपको बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हटेगा और वो हटना खुद चाह रहा है, क्योंकि ईडी ने बुलावा भेजा है। तो वो मुख्यमंत्री किसको बुलाएगा? क्या बिहार की 1990 की कहानी याद आ रही है? आज आर पार में कुछ बड़े खुलासे, आज का आर पार जोरदार होगा। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है आपके विपक्ष के पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियों के नेताओं के ऊपर, उनको टारगेट करते हैं। जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल घबरा के थर-थर कांप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, 3 बार ईडी का समन्स, नहीं हुए पेश। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, 7 बार ईडी का समन्स, नहीं हुए पेश। इसलिए सियासी बवाल के बीच बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर ईडी का सामना करने में परेशानी क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने समन्स भेजा है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। सारा एजेंसी अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। अब मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। जो समन ईडी भेज रही है वो 100% गैर कानूनी है, कि उनको कोई सवाल नहीं पूछना है, उनको समन करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सके। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल को ही आईना दिखा रहे हैं। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में। ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की है। कानून का उल्लंघन नहीं करें। ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते, चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी दल जांच में सहयोग करने की बजाय पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलने पर जोर दे रहे हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईडी ने बुलाया, गठबंधन घबराया। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ईडी के नाम पर बेचैन विपक्ष का विश्लेषण। खतरा नंबर 1, आपको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। खतरा नंबर 2, केजरीवाल अगर फंसे तो आपका अस्तित्व संकट में आएगा। मामला पाक साफ है तो सिसोदिया और संजय सिंह जेल में नहीं होते। बढ़ता हूं मैं आगे। खतरा नंबर 3, केजरीवाल फंसे तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व, जैसे मैंने बताया, संकट में आ जाएगा। खतरा नंबर 4, अगर केजरीवाल जेल गए तो ईमानदारी वाला नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। खतरा नंबर 5, 7 बार सम्मन की अनदेखी से हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। एक्सपर्ट्स का मामला है कि हेमंत सोरेन के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है। अगर सोरेन बाबू ने कुछ नहीं किया तो चले जाए पूछताछ के लिए, क्या हर्ज है? लेकिन ये डर रहे हैं पूछताछ में जाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। खतरा नंबर 6, हेमंत सोरेन अगर अरेस्ट हुए तो राजनीति में सोरेन परिवार की हैसियत घटेगी। हालांकि हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल सकते हैं।
ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी 1990 के दौर में जो लालू यादव ने राबड़ी यादव को सीएम बना के किया था, एग्जैक्टली हेमंत सोरेन वही करना चाहते हैं। इसीलिए पार्टी के नेताओं की बैठक, गठबंधन के साथ बैठक, तो हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। खतरा नंबर 7, दिल्ली, पंजाब, झारखंड में गठबंधन की उम्मीद पर पानी फिरने का भी एक बड़ा डर है। और कांग्रेस खुद कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए, नहीं तो वारंट इशू हो जाएंगे कोर्ट से और गिरफ्तारी हो जाएगी। बढ़ता हूं मैं आगे और बड़े सवाल की तरफ में आता हूं। देश के 2 मुख्यमंत्रियों का भविष्य ईडी के अगले एक्शन पर टिका है। यह इस समय की बहुत बड़ी खबर भी है, सवाल भी है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता, जीएम शहीन है जेडीयू के। बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खबरों का दिन है और मेरे साथ कई बड़ी खबरें भी हैं आज मेरे पास। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं अनुराग भदौरिया आपसे, आपको देता हूं शुरुआत में 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि इन मुख्यमंत्रियों को पेश होना चाहिए? जैसे कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर 3 बार के संबंध पे नहीं जा रहे तो गिरफ्तारी फिर कोर्ट से हो जाएगी, इसलिए चले जाएंगे तो बेहतर है। आपकी सलाह क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या बात है कि सारे विपक्ष के नेताओं पे ही ईडी सीबीआई हो रही है, सत्ता पक्ष के नेताओं पे क्यों नहीं हो रही है? हमेशा वहीं दिक्कत क्यों खोजते हैं जहां पे विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सरकार है? क्यों नहीं वहां जाते जहां एनडीए गठबंधन की सरकार है? तो इससे साफ जाहिर इस समय होता है बहुत बड़ी खबर आ गई है, हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। वो अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते थे लेकिन मामला अटक गया है। हेमंत सोरेन इस समय इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि उनके अपने दल के नेता ये नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिले। सीएम आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अभी फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। हेमंत सोरेन अभी फिलहाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे। इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इस समय इस्तीफा नहीं होगा हेमंत सोरेन का, लेकिन कल्पना सोरेन को वो सीएम बनाना चाहते हैं और इसमें कोई उन्हें गुरेज नहीं है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, हालांकि वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लालू यादव वाला फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं, जिस तरह राबड़ी देवी पॉलिटिक्स में नहीं थी, राबड़ी देवी को लालू यादव ने आगे किया और वो सीएम बनी। इसी तरह कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो कल्पना सोरेन पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन इस समय इस्तीफा नहीं देंगे। यह इस समय की बड़ी खबर है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, वो अपनी बात को रख रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आप कह रहे हैं बीजेपी का ढोल पीटना बंद करिए? सवाल यह है कि जब ईडी ने बुलाया है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो पूछताछ में जाने के लिए दिक्कत क्या है? अच्छा, आपकी बात मान लूं तो क्यों ना ढोल पीटूं? जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही थी भ्रष्टाचार के आरोप जिसपे हजारों करोड़ की लगा रही थी, बाद में कुछ उनके नेता चक्की पिसिंग करते करते मंत्री बनाने तक चले गए। क्यों ना इस पे सवाल उठाया जाए? इस पे क्यों ना सवाल उठाया जाए? शिवसेना, जिस समय शिवसेना टूटी नहीं थी उसमें यही भारतीय जनता पार्टी सदन में खड़े होकर महाराष्ट्र विधानसभा में चिल्ला के उन पे आरोप लगा रही थी, बाद में उन्हीं को मंत्री बना दिया। क्यों ना आपसे पूछा जाए? अनुराग, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जाएंगे तो कोर्ट से सम्मन आ जाएगा, कोर्ट से परमिशन ले लेगी ईडी। कर लूं फिर जवाब दे दूंगा। क्यों? अरे मैं अपनी बात तो कह लूं फिर मैं जवाब दे दूंगा। मैं क्यों ना पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष के नेता आज में उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे, फिर क्यों उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना जाने इतने कितने नेताओं की फेवरिस्ट है आपके पास में, आप भी जानते हो सकता है आप नाम ना लो, लेकिन आप भी जानते हो जिन पे गंभीर आरोप लगाते थी भारतीय जनता पार्टी, आज उनको अपनी पार्टी में ले लिया है तो वो पाक साफ हो गए। तो सवाल यहां ये उठता है कि क्यों आप सिर्फ आप ये काम ऐसा क्यों करते हो कि जो आपके दल में आ जाता है उस पर इंक्वायरी बंद हो जाती है, उस पर इंक्वायरी नहीं चलती है, नाम मात्र के लिए चलती रहती है, बट आप पूरी तरह से इंक्वायरी ठप कर देते हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, सत्ता में, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब अनुराग, मेरा स्पष्ट सवाल था, क्या ईडी के बुलावे पे नहीं जाना चाहिए? एजेंसी बुलाए, एक बारी आप नहीं गए, 2 बारी नहीं गए, 3 बारी नहीं गए, एक मुख्यमंत्री तो 7 बारी नहीं गया। देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है
कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री इस चीज को भली बात समझता है कि उसे क्या करना क्या नहीं करना, वो अपनी कानूनी हिसाब से अपना स्टेप ले रहे होंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो अगर पूछताछ के लिए कोई बुलाए और कोई ना जाए, एक बारी नहीं गया, समझ के आ गया बिजी है भाई सीएम है, दूसरी बारी नहीं गया, तीसरी बारी नहीं गया, चलिए अरविंद जी 3 बारी नहीं गए, झारखंड के मुख्यमंत्री 7 बारी नहीं गए, ये पब्लिक के भी गले से उतरेगी नहीं बात, जिस पब्लिक से आपको वोट भी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी है, मैं सुधांशु त्रिवेदी भी है, उनका भी रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपके एक नेता अनुराग ठाकुर है, केंद्र में मंत्री है, वो कहते हैं पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में काला भी है और पूरी की पूरी दाल भी काली है। लेकिन 7 बार ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन नहीं गए और 3 बार की सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए, तो आप लोगों का इरादा क्या है? वो ये दोनों मुख्यमंत्रियों की पार्टी कह रही है गिरफ्तार करेंगे, ये लोग गिरफ्तार करेंगे, इतना क्यों डरा दिया है आपने? देखिए, वास्तविकता यह है कि जब दिल के अंदर चोर होता है, मतलब शब्द से ना लिया जाए, दिल के अंदर जब चोर होता है तो व्यक्ति घबराता है। अगर अनुराग जी ने कहा है दाल काली है, तो मैं बताना चाहता हूं दाल कब से काली है, और यह मैं आरोप नहीं गिना रहा हूं। भारत के इतिहास में एकमात्र केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में भी यह साबित हुआ कि रिश्वत ली गई थी। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए लेकर उस समय वोट दिया, और वो पैसा भी उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा किया था, वो बात बिल्कुल साबित हो गई। तो ये सर्वोच्च न्यायालय से घोषित दाल काली वाले 30 साल पुराने जमाने हैं भाई साहब। तब भाजपा सत्ता में नहीं थी और मोदी जी और अमित शाह जी का कोई नामो निशान नहीं था भारतीय राजनीति में, यद्यपि मोदी जी उस समय राष्ट्रीय सचिव बन चुके थे, बस उतना ही था। तो मान्यवर, ये बताइए ये कब से काहे बात का आरोप 2014 के बाद हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं? और आज भी दोनों साथ हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ साथ है गठबंधन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, वो तो सबसे पुरानी पार्टी, अब ये नई नवेली अजब अलबेली पार्टी, जो कि ये कहते थे कि साहब ये तो आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच वांच तो बाद होनी चाहिए। आज कहते हैं कि 1-1 साल जेल में रहने के बाद, कोर्ट से बेल न मिलने के बाद हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें भारत रत्न मिलना चाहिए, और जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। अब विपश्यना से लेके और जाने क्या क्या करने के हुए बचने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरा सिर्फ एक ही पंक्ति मैं कहना चाहूंगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। तो जो कुछ इन्होंने भारत की जनता के साथ धोखा किया है, उस चीज का कहीं ना कहीं इनको परिणाम कानूनी रूप से भुगतना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। कुलदीप कुमार है, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और प्रवक्ता भी हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, एक मूलतः सवाल है जो कि देश की जनता के जनमानस के भी मन में है कि जब 3 बार की पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो 3 बार के बुलावे पे भी नहीं अरविंद केजरीवाल गए, तो शक पैदा होता है और बीजेपी इस पे सवाल खड़ा करती है। आप शक को, जो अगर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और शक पब्लिक के मन में पैदा हो रहा है, तो ईडी की पूछताछ है तो चले ही जाइए, कुछ गलत तो करा नहीं है आपने, तो डर काहे का? केस खड़ा कहां होगा फिर? देखिए अमीश भाई जी, पहली बात तो ये कि जिस शक की आप बात कर रहे हैं, शक तो जनता के मन में है, और जनता इस बात को लेकर शक में बिल्कुल है, संदेह में है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज केंद्र में बैठकर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गिराने के लिए, उनकी सरकारों को तोड़ने के लिए, उनमें जेल में डालने के लिए, तो जनता को आज सब पता है, पब्लिक है, सब जानती है कि मोदी जी कैसे, आज मोदी जी के 2 भाई ईडी और सीबीआई के माध्यम से कैसे वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, उसकी आवाज दबाना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दूसरी बात रही आपके सम्मन की, मैं पूछना चाहता हूं, जो सम्मन किया, आप तीसरा सम्मन आज अरविंद केजरीवाल जी को मिला है, जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों बुला रहे हो, ना तो अभियुक्त है ना वो गवाह है, तो वो ईडी उनके बात का जवाब देती क्यों नहीं है? ईडी उनको लिख के भेजे ना, आप उनको बुला किसके तौर पे रहे हैं, किस हैसियत से बुला रही है ईडी उनको, किस लिए बुला रही है? क्या वो अभियुक्त है, क्या वो गवाह है? सवाल ईडी पूछ रही है, ईडी ने कोई स्पष्ट नहीं किया, ना वो स्पष्ट। लेकिन ये कुछ अनोखा नहीं है, सवाल तो ईडी पूछ रही है, जवाब दिया, आप ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। ईडी ने सवाल नहीं पूछा, नहीं, ईडी बुला के सवाल ही तो पूछेगी, ईडी ने तो ईडी बुलाकर सवाल ही तो पूछेगी। नहीं तो ईडी जवाब दे,
अरे आप किसी को बुला रहे हैं तो बताइए ना किस केस में बुला रहे हैं, किसने बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? एक गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, अभियुक्त के तौर पे बुला रहे हैं, ये बताइए। दूसरी बात ये, आपने देखा कि देश आप कह रहे हैं कि आप एक सेकंड आप कह रहे हैं कि ईडी जो है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही, ये आपका कहना है? ईडी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से वो। और ये बात तो इसका तो बहुत आसान तरीका है, अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये जितने ऑफिसर्स हैं ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं बकौल आम आदमी पार्टी, तो कोर्ट चले जाइए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, जिस कोर्ट में जाना चाहिए, बोलिए प्रोसीजर ही फॉलो करे। देर आर लाइबल टू टेल यू कि किस कारण से बुला रहे हैं। अगर आपको लगता है प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे और आपके पास तो 1.5 महीने का टाइम था, याद करिए पहला समन कब आया था और तीसरा अब आया है, 1.5 महीने का टाइम था, इस 1.5 महीने में कोर्ट ही चले जाते हैं आप लोग। कम से कम बीजेपी वालों का मुंह तो बंद होता, आप कहेंगे कम से कम ईडी का समन तो नहीं आता। फिर अमीश जी पहले, अरे अमीश जी मैं बोल लूं पहले, आप बोल लीजिए, फिर आप अगर ईडी, आज ईडी को मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी जवाब दिया था, अब की बार भी जवाब दिया है, लीगल टीम निश्चित रूप से जो जवाब दे रही है तो लीगल टीम भी और मुख्यमंत्री जी भी उसको देख रहे होंगे, जो भी उस पर रहेगा आगे वो करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आज इस शराब घोटाले की जिसकी बात कर रहे हैं, इस शराब घोटाले में, ये वही शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक ईडी और सीबीआई कोर्ट के सामने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्लियर कट, तो नहीं कर पाई आज तक भी। और ये नहीं, सुधांशु जी यहां बैठे हुए, सुधांशु जी भी नहीं कर पाए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुधांशु त्रिवेदी से राय लेते हैं। ईडी की 10 सेकंड आज ईडी के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईडी का समन बाद में आता है। सुधांशु जी पहले बता देते हैं कि ईडी का समन आज पहुंचने वाला है, तो मुझे सुधांशु जी बताएं, क्या सुधांशु जी के कार्यालय से, भाजपा कार्यालय से ईडी का समन तैयार होता है? सुधांशु जी वाले पहले समन भाजपा को भेजते, फिर मुख्यमंत्री को भेजते? ये मुझे बताएं। ओके सुधांशु जी, ईडी क्यों नहीं बता रही, ये बताइए, ईडी क्यों नहीं बता रही कि किस उनको अभियुक्त के रूप में बुलाया है, गवाह के रूप में बुलाया है, प्रोसीजर क्यों नहीं ईडी फॉलो कर रही? ये सवाल आया आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार आ रहा है पिछले 1 महीने। कुलदीप जी शायद भूल गए, हम नहीं बताते हैं। आपकी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, मुझे सीबीआई और ईडी के एक विश्वस्त सूत्र और अधिकारी ने बनाया है। ये आपका औपचारिक दिया गया बयान है, तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? भाई साहब, आपको कौन बता रहा था? आपको बताना चाहिए, और अब ईडी को जाके भी बताना चाहिए कि मुझे फला फला अधिकारी ने कहा था, और अगर हिम्मत है तो नाम भी बता देना चाहिए कि सूत्र क्या था। और फिर आपने ये भी बताया कि जांच हुई थी, आपको तो कौन बता रहा, बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला था, जैसे कि अरविंद। अरे हमने तो कभी नहीं कहा, पहले हमने तो सिर्फ ये कहा वो जग जाहिर फैक्ट है। एक ही फैक्ट बताता हूं जिसके बाद किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने शराब नीति बनाई और जैसे ही इंक्वायरी शुरू हुई शराब नीति विड्रॉ कर ली, और फिर आके उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये बता दीजिए, अगर सही थी तो आपने विड्रॉ क्यों कर लिया? बस ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि न गवाह होने की जरूरत है, न आरोपी, सूत्रधार तो यही हैं। और ये बात आरोपियों ने बोला है कि इनकी उपस्थिति में निर्णय हुआ था, इनके घर पे निर्णय हुआ था। मगर मैं अमीश जी कहूं, एक मामले में दाद देनी पड़ेगी इस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की। केजरीवाल जी जबरदस्त पढ़े लिखे हैं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, 1 हफ्ते रांची में रहने का निर्देश दे दिया गया है सभी विधायकों को। कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाह रहे थे हेमंत सोरेन, लेकिन अभी फिलहाल इस्तीफा वो नहीं देंगे। बैठक में यह फैसला हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश है, मैं सीधा अविनाश का रुख कर सकता हूं। अविनाश, अंदर की कहानी क्या है बताइए? कल्पना सोरेन क्यों नहीं बनी और हेमंत सोरेन क्यों टिक गए? अविनाश, देखिए आपने सही कहा, अभी विधायकों को, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उन तमाम विधायकों को ये कहा गया है कि वो 1 सप्ताह तक रांची में ही जमे रहेंगे। और यहां तक कि जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी ने सत्ताधारी दल के विधायकों को आमंत्रण भी दिया है कि आप, चूंकि मौसम जो है वो पिकनिक का है, नया साल है, तो आप सभी लोग जामताड़ा आ जाइए। जो अंदर की खबर आ रही है उसके मुताबिक इस वक्त ये निर्णय लिया गया है कि अंतिम समय तक हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे। जैसा कि बाहर भी आने के बाद विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और कल्पना सोरेन भी रहेंगे। ईडी क्या कर रही है, नहीं कर रही है? कल्पना, अगर गिरफ्तारी होती है तो कल्पना सोरेन को आगे कर दिया जाएगा, इस पर सहमति हुई है कि नहीं हुई है?
देखिए, इसको लेकर अभी कोई सहमति और असहमति वाली बात नहीं है। ये हेमंत सोरेन के जो दिमाग में जो चल रहा है वो अभी पूरी तरह से यहाँ खुलकर सामने नहीं आया है। कल्पना सोरेन का नाम आया था सबसे पहले, फिर हेमंत सोरेन ने ही इसे कहीं ना कहीं इसे रोका और कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उनके अनुसार कल्पना हो सकती है, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम इसलिए सामने आया था क्योंकि गांडे से जब विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया तो ये सवाल उठे कि आखिर एक सीट क्यों खाली किया गया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कल्पना सोरेन एसटी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके अलावे भी 4 और नाम हैं, चाहे वो उनके पिता शिबू सोरेन की बात कर लें, 2 मंत्री चाहे वो जोबा मांझी की बात कर लें, चंपई सोरेन की बात कर लें और एक जो विधायक है सविता महतो की बात कर लें, इस नाम की भी चर्चा पार्टी लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इस समय हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन का नाम टॉप पे है। शिबू बाबू की सेहत ठीक नहीं है, हम सब जानते हैं। कल्पना परिवार से बाहर मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते हेमंत सोरेन किसी भी हाल में। उन्हें डर है कि सरकार लेके उड़ जाएगा वो जिसको वो मुख्यमंत्री पद देंगे। अंदर की कहानी ये है व्यूअर्स, यानी अगर हम देखें जो लालू प्रसाद यादव ने किया था राबड़ी यादव को आगे करके, राबड़ी देवी जी को आगे करके, वही काम हेमंत सोरेन करना चाहते हैं। लेकिन वो पैनिक बटन नहीं प्रेस करना चाहते, आराम से करना चाहते हैं। अभी वो इस बात को सेटल हो देना चाहते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि अंदर कुछ विधायकों ने खास तौर पर कहा है कि अभी आप ही सीएम बने रहिए, हेमंत सोरेन ही सीएम बने रहे। उसके अलावा अभी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आप ही सीएम बने रहे, उसके बाद कुछ फैसला ले। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है, बाबूलाल मरांडी ने चिट्ठी लिख दी है गवर्नर को, बहुत बड़ी घटना चल रही है। तीसरी तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन आया है, वो हाजिर नहीं हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है 1990 का दौर दोहराया जा रहा है एक बार फिर, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को आगे कर दिया था ऐन मौके पर? देखिए, ये घटनाक्रम जो हो रहा है ये बरबस याद दिला देता है पुरानी स्मृति को, और दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे 1997 में। बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन पे जनता दल की सरकार थी और जनता दल के ही सदस्य थे लालू प्रसाद यादव जी। और ये बताइए, आज कहते हैं 2014 के बाद ही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जेल चले गए थे 97 में। मगर एक बात आप महत्वपूर्ण समझिए, ये जितने भी दल हैं जो ये कहने का प्रयास करते हैं हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम तो पिछड़े दलित आदिवासियों की बात करते हैं, इनका कोई सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं, सिर्फ पारिवारिक आय से लेना देना है। परिवार के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। पहले पिताजी थे, अब पुत्र से पिताजी से पुत्र पे आया, पति से पत्नी पे जाएगा। और उससे ज्यादा रोचक अभी विषय तब आ सकता है यदि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बनी, क्योंकि मैं दावा नहीं करता है, केजरीवाल जी क्या करेंगे, कहीं वो भी लालू जी के नक्शे कदम पे न चलने लगे। क्योंकि हकीकत यह है कि उनके संस्थापक सदस्यों से शुरू करें अगर, तो किसी पे विश्वास तो है नहीं। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव से लेके आपकी किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास से लेके संस्थापक सदस्यों का विश्वास, कुमार विश्वास तक, किसी पे विश्वास नहीं है। तो यदि ऐसी कोई चुनौती आई तो केजरीवाल जी किस पे विश्वास करेंगे? तो ऐसा ना हो कि नई राजनीति का दावा भरने वाले लोग पता नहीं कौन सी पुरानी राजनीति में अभी तो खुद आरोप लगाने वालों के साथ खड़े हैं, उसी रंग में रंगे हैं, फिर पता नहीं और किस रंगत में दिखाई पड़े। ये आने वाले समय में एक रोचक विषय हो सकता है। बार बार कुलदीप जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, तो आपका प्लान क्या है? प्लान बी क्या है? अगर मतलब ये घटनाक्रम हो जाता है जैसा आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर क्या करिएगा? अब सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं कि आप भी परिवार को आगे कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर मोदी जी षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली की जेल से सरकार चलाएंगे, वहां से सारे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे, दिल्ली का काम रुकने देंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, दिल्ली के लोगों ने अपने सर्वे में ये बात कही है और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं। और भाजपा को पता है,
भाजपा को पता अगले 50 साल भी वो कितने हथकंडे अपना ले, दिल्ली के अंदर भाजपा वाले सरकार नहीं बना पाएंगे। ये आपके चैनल पे कह रहा हूं अमित जी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ। और दूसरी बात रही कि आज जो है पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम कोई आम बात नहीं है, ये इसलिए चल रहा है। 50 साल की बात करें, अभी 50 दिन का पता नहीं है आगे। 2024 नहीं जीत पाएगी भाजपा। 50 साल की बात करें, 50 दिनों का पता नहीं है। किरण बेदी की बात करी, इन्होंने किरण बेदी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने किरण बेदी की जनता की अदालत में तो 50 साल का पता है, ये जनता की अदालत है। भाजपा वाले कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता की अदालत में जब जाएंगे तो मुंह की खा के आएंगे, हर बार वहां मुंह की खा के आए। पहले इनको 8 सीटें, 3 सीटें मिली, फिर इनको 8 सीटें मिले, इनका आपको पता ही होगा। दूसरी बात, एक बात और, किरण बेदी की इन्होंने बात करी, किरण बेदी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, जनता ने जमानत करा के भेज दिया था, पता है, अपनी सीट जीत पाई थी वो, मैं दावे से कह रहा हूं। और सुधांशु जी भी लड़ने की सीट से दिल्ली में, जमानत नहीं छोड़ी दिल्ली जनता। दिल्ली जनता जानती है कि जो हथकंडा ये अपना रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, वो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं अमित जी। जवाब लेते सुधांशु। देखिए 10 साल पुरानी पार्टी 50 साल आगे की बात करे, मतलब न कल का पता न पल का पता, और बात करे फिर बरसों की। मगर इनके मुंह से क्या बात निकली कि अगर केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा तो वो जेल से शासन चलाएंगे। नई राजनीति का ऐसा विचित्र चेहरा ये सामने लाएंगे दर्शकों के लिए, और करोड़ों लोग जो इसको सुन रहे हैं उनके लिए एक नजीर है कि ये जो प्रयोग के नाम पे आपको नई नई आशाएं दिखा के जो लोग आते हैं, अब इस उभरते हुए शक्तिशाली भारत में प्रयोग की, एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का नहीं, डिपेंडेबल पॉलिटिक्स का दौर है। और इन्होंने कहा कि हमेशा मुंह की खाई है। अरे हमेशा में आप वो दोनों बार के लोकसभा भूल गए जब आप 0-0 पाए थे, और 0-0 नहीं पाए थे साथ में, कांग्रेस से भी कम वोट पाए थे ज्यादातर सीटों पर। ये आप कहां से भूल जाते हैं। और मुझे एक बात याद आ गई अमित जी, जब लालू प्रसाद यादव जी जेल जा रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि अब सरकार कैसे चलेगी, आप तो बहुत पुरानी मजाक में बोला था जैसा लालू यादव जी का व्यंग लहजे। आप बताइए ना, आप 3 सीटों पर सिमट गए दिल्ली में। की बात करिए, अरे भाई अपने टर्न पे, अरे भाई अपने टर्न पे बात करिए। हमने आपको याद दिलाया कि आपको 16% वोट मिला 21 में लोकसभा में, कांग्रेस को 22% मिला, हमें 56% मिला। खैर, अब हम ये कह रहे हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव जी जब 97 में जेल जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा सरकार कैसे चलेगी, तो जैसा उनकी शैली है कि वो मजाक में बोलते थे, उन्होंने कहा सरकार जलवे से चलेगी। तो पत्रकारों ने क्या कहा, जेल से चलेगी, मतलब बिहारी भाषा में कहते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं जलवे से चलेगी। मगर भैया ये तो पहली बोल रहे हैं कि जलवे से चलेगी। धन्य है महाराज, आपने क्या अप्रतिम उदाहरण दिया है। भारत की राजनीति में नई राजनीति का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उन्हीं के साय में खड़े हुए हैं। अदालत से माफी मांगने के बाद कांग्रेस के नेताओं का भी मैंने रिएक्शन सुनाया। उन्होंने बोला जब तीसरे संबंध पे अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे तो ईडी तो कोर्ट चले जाएगी और फिर अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं पे आपकी राय? 10 साल पुरानी पार्टी, हाँ 10 मिनट, इन्होंने कहा 10 साल पुरानी पार्टी, हम 10 साल पुरानी पार्टी है, और 10 साल में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। 2 राज्य में हमारी सरकार है और निगम में हमारी सरकार है। गुजरात के अंदर मोदी और अमित शाह जी के गढ़ में 15 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है। आपको पता है सुधांशु जी इस बात के बारे में। दूसरी बात ये, आप तो जनसंघ के जमाने की पार्टी है, और दिल्ली में 3 सीटों पे आ गए, और पंजाब के अंदर 73 सीटों पर चुनाव लड़े आप, 54 में जमानत जब्त करा के आ गए। तमिलनाडु केरल में आपकी बुरी हालत है। आज तक 1980 मैं जमानत जब्त पे नहीं बात करता, मैं इस समय जमानत पे बात करता हूं। एक सेकेंड, आपके कई नेताओं को जमानत नहीं मिली है इस पूरे मामले के अंदर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया जी भी तो गए थे ईडी में, लेकिन यह कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपको भी वही हैसियत है जो किसी आम आदमी की है, सामान्य इंसान की है, कानून का उल्लंघन ना करेंगे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कुलदीप जी इसका जवाब क्या है? इस देश के राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो कहते हैं ईडी के बुलावे पर, क्यों नहीं जा रहे अरविंद जी? ये पूछ रही है कांग्रेस। इस देश के कानून में, इस देश में के संविधान सबको जानने का अधिकार है कि कोई भी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो ईडी हो, उनको किस उससे बुला रहे हैं भाई? उनका जुर्म क्या है बताइए ना। आप उन्हें गवाह के रूप में बुला रहे हैं, अभियुक्त के रूप में बुलाइए, ईडी बताए ना। ईडी कह रही है कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी भी तो गए थे। मोदी जी, कांग्रेस कह रही है कि सोनिया और राहुल अगर जा सकते हैं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि किस हैसियत से बुलाया है? कॉमन आदमी है आप, सामान्य इंसान है। जब ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को क्या जवाब है आपका?
अरे अमीश भाई, आम आदमी को भी ये जानने का अधिकार है कि मुझे थाने के अंदर किस लिए बुलाया जा रहा है। क्या मैंने कोई जुर्म किया है? क्या मेरा कोई मेरा मैं कोई गवाह हूं? क्या मैं कोई अभियुक्त हूं? किस लिए बुलाया जा रहा है? ना तो घोटाले नहीं, आप बताइए ना, कहां लिखा है नोटिस में, बताइए। ठीक है सुधांशु, शराब घोटाले सुधांशु, इन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? इनका सवाल यही है, चाहे कांग्रेस कह दे, चाहे ईडी कह दे, चाहे बीजेपी कह दे, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। राशिद अल्वी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संदीप दीक्षित, मैं कई नेताओं के नाम ले रहा हूं। राशिद अल्वी तो कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर होता अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने चले जाते हैं, और राशिद अल्वी एक वकील भी है, क्योंकि अगर ईडी के सामने वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट लेकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, आम आदमी के नेता को कितना खास ट्रीटमेंट चाहिए ये इनके वक्तव्य से फिर साबित हो गया। सारा आम आदमी पार्टी का मुलम्मा उतर गया। जनाब, आप जाने से बच रहे हैं? क्या ये फैक्ट सामने नहीं है? तो पब्लिक डोमेन में है ना। क्या आरोपी ने नाम दिया है? आरोपी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई थी और ये लोग थे जिसमें सारी बातें तय हुई थी, सारी चीजें उसके दिशा निर्देश पे हुई थी। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर गलत है, टेक्निकली आपको कोर्ट में जाना चाहिए, और फिर भी तो एलानिया कह दीजिए ना कि उस आरोपी से हमारा कोई मतलब नहीं था। ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है ना कि वहां के मुख्य आरोपी ने केजरीवाल जी का नाम लिया। कहिए मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, ये भी नहीं बोल रहे, और फिर कहिए कि हमारी पॉलिसी भी सही थी। नहीं, वो भी हमने विड्रॉ कर लिया है। तो दिल में बैठे हैं जब आपके इस प्रकार के भय, तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि वास्तविकता क्या है जनाब। इसलिए बस मैं एक ही लाइन पुनः कहता हूं, ये आम आदमी कितना खास ट्रीटमेंट चाहता साफ हो गया। ये तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ठीक है। मैं विवेक श्रीवास्तव से एक लाइन ले लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि दोनों सीएम्स को जाना चाहिए, या आपकी राय भिन्न है इस पे? जी नहीं, देखिए, एज अ लेफ्टिस्ट, एज अ कम्युनिस्ट, हम लोग करप्शन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और पूंजीवादी ताकतों से लड़ाई हमारी चलती रही है, पूरे विश्व भर में ये है। और उसकी वजह से बहुत से प्रोसिक्यूशंस, बहुत सी सरकारों ने, बहुत से देशों में हम लोगों ने बियर भी किया है। तो हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं, अगर वो अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग एक अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप, और ये इसमें सिर्फ ईडी सम्मिलित नहीं है, इसमें ईडी भी है, इसमें सीबीआई भी है, इसमें अभी जो नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स आ गए हैं, जिस तरीके से व्यापक तरीके से आज अरविंद जी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, मीडिया का एक अधिकार है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी से, एक लुइस बर्जर केस था, ये उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करें, और क्या रिश्ता है हेमंत बिश्व शर्मा का उससे, और किस प्रकार से बचे हुए हैं। सीबीआई ने 2017-18 में बोला साहब ये व्यापम तो कुछ है ही नहीं, और ये शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल ही सपाट और साफ हैं। मैं छोटा था उम्र में, मुझे आज भी याद है, बेल्लरी के 2 बंधु थे, वो बैठे हुए थे, माइनिंग के बड़े घोटाले करते आए हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और सुषमा स्वराज जी खड़ी हुई थी, वो दोनों जमीन पर बैठे थे, और एक आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखा हुआ था दोनों के सर पे। वो फोटो बड़ी सर्कुलेट हुई थी। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर, इंडिया अलायंस पर एक बड़ा हमला बोला है। इंडिया आस्था पर चोट करता है, यानी इंडिया अलायंस हमारी आस्था पर चोट करता है, मंदिरों को लूट का माध्यम बना दिया है, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। सबरीमाला में अव्यवस्था है, यह कहा है। केरल में करप्शन हो रहा है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला है, इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला है। लेकिन झारखंड, और मैं वापस आता हूं झारखंड और आम आदमी पार्टी की खबर के ऊपर, झारखंड और दिल्ली। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ विवेक है। सुधांशु त्रिवेदी, विवेक ने कहा कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, लेकिन हम करप्शन के खिलाफ हैं। कम से कम उन्होंने अपनी जो पार्टी के इथोस है उनको तो बरकरार रखा, वो डायरेक्टली साथ देना नहीं चाह रहे। देखिए, जो बात विवेक जी ने कही, हाँ, ये बात ईमानदारी से कहता हूं कि पिछले दौर में हमारे घनघोर विरोधी होने के बावजूद कई ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कि कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए थे। जैसे त्रिपुरा के उस समय के मुख्यमंत्री थे मानिक सरकार साहब, और भी कई लोग थे। मैं EMS नंबूदरीपाद वगैरह से भी अगर शुरू करूं, परंतु एक बात पे उनका विरोध करता हूं। उन्होंने कहा पूंजीवाद से लड़े। विवेक जी, एक पूंजीवादी देश बता दें जहां कम्युनिज्म आया हो। उन्हीं देशों में कम्युनिज्म आया जहां कभी पूंजीवाद था ही नहीं। सीधे गरीब को भरमाया और ले जाके ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया
जहां पर कि विकास ठप हो गया। और आज की डेट में यदि किसी कम्युनिस्ट कंट्री में सबसे ज्यादा विकास है तो वो चाइना है, जो पूंजीवादियों का भी पूंजीवादी है। अलीबाबा कंपनी $29 बिलियन का आईपीओ लाने जा रही थी, जो आज तक किसी बड़ी से बड़ी कैपिटलिस्ट फर्म ने नहीं लाया था। खैर, हम आज के विषय पे आते हैं। वास्तविकता में जानते क्या है कि इन पार्टियों के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट है, एक मामले में सब एक साथ हैं। देखिए क्या करेंगे, ये 3C में साथ हैं। ये है करप्शन में, और ये है कास्टिज्म में, और क्रिमिनलाइजेशन में। इनके 3 अस्त्र हैं। ओके, अनुराग बुदौरिया 3C है, इसलिए ये इनके सब। जी अनुराग बुदौरिया 40 सेकंड रिप्लाई। सुधांशु जी, लेकिन अच्छी बात है, आज सुधांशु जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अपनी पोल खुद खो रहे हैं। कहते हैं दाल में काला है, बिल्कुल दाल में काला नजर आता है। जब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दूसरे राज्यों के जिन पे आप करप्शन का आरोप लगाते थे, जिन नेताओं को अपने दल में ले लिया, दाल में तो काला है, ये तो मानना पड़ेगा। और 3C तो आप पे ही लागू हो रहा है भैया। अगर शुरुआत करें हम बनारस की घटना से, तो आपके ही बीजेपी के IT सेल के जो लोग थे जिन्होंने किस तरह से हमारी बच्ची के साथ अन्याय किया, लेकिन आपका बुलडोजर नहीं गया। दाल में तो काला है, ये तो आप मानते हैं। जिस तरह से देश को असली मुद्दों से आप ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हो, दाल में तो काला है। पार्लियामेंट के अंदर में आप बिल पास कर देते हो और विपक्ष के नेताओं को बाहर कर देते हो, फिर बाद में जब स्ट्राइक करते हैं ट्रक यूनियन वाले, तो आप वापस लेने की भी बात करते हो। दाल में तो काला है, ये आप सही कह रहे हैं, दाल में तो काला है कि पार्लियामेंट में बिल पास करते हो, जनता के विपरीत जाके बिल पास करते हो, क्योंकि विपक्ष वहां मौजूद नहीं होता है, और बाद में जब जनता रोड पे आती है तो बिल वापस करते हो। दाल में तो काला है सुधांशु जी, पूरी दाल काली है आपकी, तो कहीं कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप अगर ठीक है, करप्शन की आपने बात करते हो तो आप काली दाल का पूरा क्योंकि आप विश्लेषण कर करप्शन दिया। में अपने लोगों को ले लिया। सुनिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र का गला घोंटा है, वो भी दाल काली है। आपकी तो दाल, किसानों की बात करोगे दाल काली, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब ईडी में आप कहां है भाई? आपकी पूरी दाल ही काली ईडी के है, बुलावे सही कह रहे में हो, किसान 3C भी आ आपको गए सूट हैं, कर रहा है। लोकतंत्र भी आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं दाल का काला इनका भी बता देना चाहता हूं। आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह जी के ऊपर किस सरकार में लगा था? हमारी सरकार में लगा था क्या? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जुलाई 2008। आज देखिए, दोनों ही पार्टियां बैठी हैं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर वामपंथियों ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ छोड़ दिया, और उस समय आए इनके सारथी बनकर मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी। उसके 40 सांसद थे 2004 से 9 वाली लोकसभा में, और 2 महीने में केसेस विड्रॉ होने लगे। दाल में काला है, इसीलिए आपको याद आता है। और जनाब, ये भी याद दिलाना शुरू करिए, मुलायम सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, याद करिए। मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। किस सरकार के बारे में बोला था साहब? और अमर सिंह ने कौन सी चीज से बचा दिया था जिसकी वजह से जेल नहीं जा पाए थे? ये मुलायम सिंह जी का बयान मैंने कोट किया है। ये दोनों ही मैंने आपके सर्वोच्च नेता के कोट किए हैं, और आपके यहाँ तो बात ही दूसरी है। जिन नेताओं को आपने अपने पास बुला लिया, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, दाल में तो काला है। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्यों नहीं दे रहे आप? विधायक एक विधायक पुराना जिसपे हो गया रेप मेरे का भाई। आरोप चल रहा था, मैंने तो उस दौर की याद दिलाई जब हमारी सरकार। अनुराग बीच में नहीं, अनुराग बीच में नहीं, अनुराग आपके साथ तकलीफ ये है कि अनुराग, आपकी तो किसी पार्टी के नेता को ईडी का बुलावा आया ही नहीं है, आप उत्सुक कितने हो रहे हैं? आपके तो किसी नेता को ईडी का बुलावा नहीं आया, जिनको बुलावा आया है वो इत्मीनान से बात करें, उत्सुक ना होइए, इत्मीनान से बात करें तो बेहतर है। और सुधांशु, अमीश जी जो अनुराग जी के दिल की घबराहट है वो समझ सकते हैं, क्योंकि यद्यप इनकी पार्टी में किसी के पास नहीं आया, पर इतने कारगुजारियां करके बैठे हैं कि इनको लगता है कि जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं। वो डर जो है जो इनको आकर इन लोगों के डिफेंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, जीएम शाहीन मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। जीएम शाहीन, झारखंड में और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी का बुलावा गया है, और एक 7 सम्मन के पास भी नहीं गया, बाद भी नहीं गया, दूसरा 3 सम्मन के बाद भी नहीं गया, फिर भी आपको लगता है कि ईडी जल्दबाजी करती है? कांग्रेस भी कह रही है कि अगर ईडी का सम्मन आया तो जाना तो चाहिए। देखिए, सुधांशु जी भी काफी अच्छी बातें बता रहे थे, अभी मुहावरे बड़े सुना रहे थे। अब बताइए, जब देश की जो संस्थाएं है सभी इनके कंट्रोल में है, सभी चीजें ये चला रही है, लेकिन हम ये तब भी कहते हैं, जहां तक आपने केजरीवाल जी की बात की,
अगर उनके खिलाफ कोई केस बनता है तो एफआईआर क्यों नहीं लगाते हैं आप? तो ये जो हिरासमेंट की जा रही है बार बार, ये देश की जो राजनीति है उसके लिए ठीक नहीं है। रही बात सोरेन साहब की, अगर एफआईआर है तो वो चले जाए, हम तो मना नहीं करते, लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे जी जिनके खिलाफ केस था बीजेपी में चले गए, कैसे साफ हो गए, दूध के धुले हो गए। 8 करोड़ रुपए जो इनके एमएलए है कर्नाटका में, 8 करोड़ रुपए जिनके घर से कैश पकड़ा गया वो भाग गए, भारतीय जनता पार्टी के थे। अरे भाई, इससे पहले कि हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगाए तो अपने दामन पे भी तो देखें। आज आप जहां बैठे हैं, हम ये भी मानते हैं ये भी एक दौर है, कल जो दौर आया वो भी एक दौर था और आने वाला भी एक दौर है, उसको मत भूल जाए आप। कल को अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर खाली 40 सीटें कम हो जाती है सुधांशु जी, उस वक्त आपका रोल क्या होगा? और इसको मत आप दोहराइए बार बार। और ये सुधांशु का जवाब जरूरी हो जाता है। देखिए 4 वर्सेस 1 है, ये 4 वर्सेस 1 है। अगर कल को मैंडेट वापस एक तरफ कुलदीप है, विवेक जी हैं, जीएम शाहीन है, अनुराग है, एक तरफ सुधांशु है। सुधांशु जवाब। वैसे जदयू ने कहा 40 सीटें कम हो जाती तो मुझे याद आया 40 ही के आसपास सीटें इस समय इनके पास बची हैं, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं। पर याद दिलाना चाहता हूं, देखिए ये गलती थी, बिहार में जंगल राज है, गलती थी कि जो आपका साथ किया था, तभी तो आप लोगों ने जो खंजर चलाया आप लोगों ने पीछे। सुनिए भाई, गलत जो बता रहे हैं शाहीन साहब, आप जो गलत खंजर तो आरजेडी चला रही है वहां पे, खंजर तो आरजेडी चला रही है, तभी ललन बाबू को हटाया है। अरे नहीं, अरे सुनिए तो भाई, 6 एमएलए मेरे भाई एमएलए हमारे इनके ये लोग लेकर भाग गए, और अरुणाचल में 7 एमएलए ये लोग हमको हमारे लेकर भाग गए। अब मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए साहब, जिस जमीन नौकरी के बदले जमीन केस में आरजेडी का प्रथम परिवार ईडी के सम्मन झेल रहा है, जाके चेक कर लें, वो शिकायत तो जदयू ने की थी। ये बताइए, चारा घोटाले के बारे में लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जदयू ने किया था, और पटना हाई कोर्ट ने बोला था, मगर राजनीतिक दृष्टि से पहला बयान नीतीश कुमार जी ने दिया था 90 के दशक के सेकेंड हाफ में कि बिहार में जंगल राज है। अब जंगल राज के साथ आपने कहा एक तारीख कल भी थी, आज भी है। अब कल तो जंगल राज था, आज आप उस जंगल राज को देखिए, मगर जब राज चला जाएगा, बिहार नंबर 1 है, कल का भी जो वक्त आएगा, बिहार नंबर 1 है। अब आप आज का बयान देखिए, फैक्ट के साथ कोट की है सर, आज का ही बोल रहा हूं। आज जमीन के नौकरी के बदले जमीन मामले में केस चल रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता जदयू के नेता थे। इसको कोई झुटला सकता है क्या? अब आप बताइए, आपका आरोप सही था या गलत था? सुधांशु जी, अरे आपने जंगल राज की बात की, मैंने कहा जहां पर आप जंगल राज की बात कर रहे हो, वहां पर एजुकेशन देखिए, 95-96 की बात कर रहा हूं, आज का नहीं। मैं आज की नहीं कह रहा हूं, ये 95-96 में जब सत्ता पार्टी बना के अलग हुए थे तब कह रहा हूं बयान। जी तब तो आप कितने लोग आकर, अरे मेरे भाई सुधांशु जी, तब कितने लोग लेकर आप आए थे पार्लियामेंट के अंदर? मैं रुक करता हूं विवेक और कुलदीप कुमार बिहार की विधानसभा में समता पार्टी के 7 एमएलए थे, हमारे 42 थे। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में एक सेकंड, बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एन वक्त पे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन कुछ विधायक उनके फैसले के साथ नहीं हैं, इसलिए आज बड़ा फैसला नहीं लिया गया। यानी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाने का फैसला आज नहीं लिया गया, यह एक बड़ा कारण था, इसलिए क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ी। लेकिन एन वक्त पे बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने परिवार में से ही किसी को बनाना चाहते हैं, किसी और के हाथ में गद्दी नहीं देना चाहते। मैं विवेक आपका रुख करता हूं, आप बार बार कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है? अगर आप जेल में जा रहे हैं तो परिवार को गद्दी सौंप के जाइए, और साथ संबंध भी कोई नहीं जा रहा। उनका अपना पार्लियामेंट्री उनका अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनके अपने एमएलएज हैं, वो फॉर्मली इलेक्ट करवाएंगे। अगर सब मानते हैं तो इट इज फॉर देम टू डिसाइड। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मेरे को लग रहा है कि ये ओवर विक्टिमाइजेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल ये थोड़ा गलत है। मैं व्यक्तिगत तरीके से कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन खुश था कि एक IITian है जो आया है पॉलिटिक्स के अंदर, टाटा स्टील में थे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने आंदोलन की राजनीति करी, अपनी नौकरी इनकम टैक्स विभाग में थे, छोड़ी,
सड़क पे उतरे, जे कॉलोनी में रहे 6, 7, 8, 10 महीने। वी हैव मेनी कॉमन पीपल हु नो इच अदर। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। और एक्सपेरिमेंट होने चाहिए राजनीति के अंदर। ओके ओके सुधांशु नहीं, मैं सुनिए एक सेकंड ओके आपने सर बात रख ली अपनी। ओके सुधांशु, मैं 10 सेकंड चाहूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा सर। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किसी को भ्रष्ट होना होता तो एक इनकम टैक्स की नौकरी में काफी स्कोप था उनके लिए। और ये लॉटरी की वेट ना करते कि तुक्का लगेगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं भ्रष्टाचार। आप क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स की फाइल में बड़ा स्कोप था अरविंद केजरीवाल के पास। ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर भ्रष्ट आदमी आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स के लोग सब करप्ट होते हैं क्या? ये कैसे बोल सकते हैं आप? आपको याद दिलाना नहीं दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं कहता हूं इस देश की ब्यूरोक्रेसी का आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो मत करिए। होंगे एक आध लोग कोई करप्ट होंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है। बड़ा एहसान किया, उनके पास एक स्कोप था। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमीश जी, यही बात केजरीवाल जी ने बोली थी और उसके बाद जो IRS एसोसिएशन था उसने उनको नोटिस दे दिया था, तो उसके बाद उनको अपनी बात पीछे लेनी पड़ी थी। यानी ये कहना तो इतनी मजाक की बात है, इतनी दुखद और दर्दनाक बात है कि भारत का युवा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देता है वो भ्रष्टाचार करने के लिए देता है, कि अफसर रहते हुए उनके पास बहुत स्कोप था पैसा कमाने का। जनाब ये भी तो एक मुखौटा हो सकता था। और किसने इस बात की, उन्होंने अच्छा चलिए IRS ऑफिसर थे तो कितने भ्रष्टाचार के केस कुलदीप कुमार फाइनल वर्ड। क्या अगले सम्मन पे जाएंगे अरविंद जी? क्या अगले सम्मन पे जाएंगे? लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं, अगले सम्मन में अरविंद केजरीवाल जाएंगे क्या? अमीश देखिए, अगर सम्मान कानूनी तरीके से आएगा तो बिल्कुल उस पर बात होगी, जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो सम्मान जो है ईडी को बोलिए वो सब चीज फॉलो करे। और भाजपा की सुधांशु जी बैठे हैं, उनसे बोलिए कि वो बता दे केस क्या था। सवाल लिख के भेज दे, सवाल का जवाब भेज देंगे, लेकिन उसे